हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं जो है आपके लिए हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ और इतिहास में भी जो है हम प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोट्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। और इसमें जो है अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। एडम स्मिथ जो है उसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो हिकेटियस है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो इतिहास का जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और हिकेटियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है? किस काल में मानव शिकारी था? जो पूरा पाषाण काल है उसमें क्या है? मानव क्या था? शिकारी था। शिकारी मतलब शिकारी को और हम लोग क्या बोलते हैं? आखेटक भी हैं हम इसको, शिकारी को बोलते हैं। तो कौन से काल में जो है मानव शिकारी था? किसमें था? पूरा पाषाण काल में। हिस्ट्री में हमारे पास जो है 3 काल थे। कितने थे? इतिहास में हमारे पास कितने काल थे? 3 काल थे। सबसे पहला काल हमारे पास क्या है? प्राक ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा काल हमारे पास क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड हमारे पास क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और इसमें भी जो प्राक ऐतिहासिक काल है उसमें क्या क्या है हमारे पास? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है हमारे पास? मध्य पाषाण काल। तीसरा हमारे पास क्या है? नवपाषाण काल। इतिहास को हम लोग जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हमारे पास क्या है? ऐतिहासिक काल। और इसमें भी जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम लोग जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें क्या था? पाषाण काल था मेन। पाषाण मतलब पत्थर। जब पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था तो वो कौन सा काल था? प्राक ऐतिहासिक काल था। तो पाषाण काल में भी हमारे पास 3 प्रकार के काल हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो मानव क्या था? शिकारी। शिकारी कौन से काल में था? पूरा पाषाण काल में। मानव कौन से काल में शिकार करता था? पूरा पाषाण काल में शिकार करता था। इसके अलावा जो मानव है उसने जो है अंतिम संस्कार पहले क्या था? आदि मानव जो थे, अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो वो उसको उसी जगह पर छोड़कर आगे चले जाते थे। यानी कि अगर कुछ एक मानवों का झुंड अगर कहीं आगे की ओर बढ़ रहा है और उनमें से अगर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो उसको वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जो मध्य पाषाण काल में है उसमें मानव ने क्या करना सीख लिया था? अंतिम संस्कार करना सीख लिया था। इसके अलावा एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? पहिए की। किसकी खोज हुई थी? पहिए की खोज हुई थी। और नवपाषाण काल में जब पहिए की खोज हुई तो उससे क्या होने लगा? व्यापार बढ़ने लगा। पहिए की खोज से क्या हो गया? व्यापार को बढ़ावा मिला। और इसके अलावा जो ताम्र पाषाण काल है उसमें किसकी खोज हुई थी? तांबे की खोज हुई थी। मानव कौन से काल में शिकारी था? पूरा पाषाण काल में शिकारी था। इसके अलावा मानव ने अंतिम संस्कार करना सीख लिया था। किसमें? मध्य पाषाण काल में। जब उन्होंने अंतिम संस्कार सीख लिया उसके बाद उन्होंने क्या किया? पहिए की खोज की। नवपाषाण काल में क्या किया? पहिए की खोज की, जिसके कारण क्या हुआ? व्यापार को भी बढ़ावा मिला। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा व्यापार कौन से काल में होता था? तो किस में होता था? नवपाषाण काल में होता था। और जो ताम्र पाषाण काल है,
इससे हमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। ताम्र, ताम्र मतलब तांबा, यानी कि इस काल में क्या हुई थी, तांबे की खोज हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था। इसमें जो है चारों ऑप्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें जो है किसने दी थी, वो दी थी चार्ल्स मैसन ने। क्या दी थी हमें जानकारी कि सिंधु नाम की कोई जगह है, वो एक ऐसी सभ्यता है जो वर्षों पुरानी है, ऐसी बात की जानकारी हमें किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने दी थी। इसके बाद जो है उसके द्वारा जो दी गई जानकारी है उसका सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था, जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। सर्वेक्षण किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। और जो सिंधु सभ्यता है उसका नाम किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया था। तो जो सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें किसने दी थी, वो दी थी चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने। सर्वेक्षण किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने। इनके सर्वेक्षण करने के बाद उस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था, जॉन मार्शल ने नाम दिया था। और सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता की खोज थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। यानी कि सबसे पहले जो खोजी गई साइट थी वो कौन सी थी। कई जगह पर हमें मोहनजोदड़ो भी लिखा हुआ होता है और कई जगह पर हमें क्या लिखा मिलता है, हड़प्पा भी लिखा मिलता है, लेकिन हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ जो ऑप्शन है वो क्या होता है, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में। और किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है वो देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बिंदु क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम लोग इंडिया को देखें तो हमने मान लिया ये इंडिया है कुछ इस तरह से। तो ये यहाँ आपने देखा होगा यहाँ पे एक सभ्यता है, कौन सी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है यहाँ बॉर्डर पे है, तो सबसे बाहरी यहाँ पर क्या है, मोहनजोदड़ो है। आपको मतलब याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं कि आपके माइंड में रह जाए। सो यहाँ से जो है आपको ये याद रखना है, एक ऐसा कुछ इंडिया में तो है ही है, लेकिन यहाँ से कहाँ से है, पाकिस्तान से शुरू हो रही है। तो जो हमारे पास है उत्तरी बिंदु है, जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु है वो कहाँ दिख रहा है आपको, जम्मू कश्मीर में। उसका नाम क्या है, मांडा। क्या नाम है, मांडा। और कौन सी नदी के किनारे पर है, ये है चिनाब नदी के किनारे पर। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये जो पॉइंट है ये कहाँ है हमारे पास, ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये हमारे, ये जो है ये कौन सी नदी के किनारे पर है, हिंडन नदी के किनारे पर। और ये कौन सी जगह है, ये है यूपी। यहाँ जो है हमारे पास जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी है, परवरा नदी। जो पश्चिमी पॉइंट है वो कौन सा है, सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर। और नदी कौन सी है, दाश्क नदी, ये पाकिस्तान में। तो जो सबसे टॉप का पॉइंट है, उत्तरी बिंदु हमारे पास क्या है, मांडा। कौन सी नदी के किनारे पर है, चिनाब नदी के किनारे पर। और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी पॉइंट जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। और इसका नाम क्या है, दैमाबाद। और नदी कौन सी है, परवरा नदी। उसके बाद जो है पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, सूत का गेंडोर। और ये कौन सी नदी है, दास्क नदी है। और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। जो पूर्वी पॉइंट है उसका नाम क्या है, आलमगीरपुर, यूपी में है। और नदी कौन सी है, हिंडन नदी है। सो मैं आपको एक बार साफ साफ लिख देती हूँ, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी है, परवरा नदी। सूत का गेंडोर कहाँ है,
पाकिस्तान में। और नदी कौन सी है? दाश्क नदी। आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? यूपी में। और नदी कौन सी है? हिंडन नदी। और मांडा कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी के किनारे पर है? ये है चिनाब नदी के किनारे पर। सो चारों पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान में रखने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो कौन सा है? धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। और ये कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। एक क्वेश्चन क्या है? अगर हमें पूछे कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो कौन सा है? धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। और धोलावीरा हमारे पास कहाँ है? ये है गुजरात में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और लोथल हमारे पास क्या है? लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। लोथल क्या है? बंदरगाह है। और यहाँ पर क्या मिला है? सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, यहाँ पर क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा का मीनिंग क्या है? कि जो जहाज़ें हैं, जो पानी वाली जहाज़ें हैं, उनके ठहरने का स्थान है। ये आपको ऐसे भी याद रख लेना। बंदरगाह है तो वहाँ पर क्या होंगी? जहाज़ें। बंदरगाह से क्या होगा? व्यापार होगा, तो जहाज़ें आकर रुकेंगी। तो वो क्या मिला है? गोदीवाड़ा। कहाँ पर मिला है? लोथल में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में। हड़प्पा कहाँ है हमारे पास? पंजाब में। सबसे पहले जो है हड़प्पा की खोज हुई थी, किसने की थी? दयाराम साहनी ने खोज की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है। ये धोलावीरा जो है ये यहाँ पर है गुजरात में। और इसका कुछ एक हिस्सा कहाँ पर है? पाकिस्तान में भी है। तो अगर हमसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? धोलावीरा। लेकिन वो कहाँ पर है? गुजरात प्लस पाकिस्तान में है। लेकिन अगर हमसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा राखी गढ़ी। कौन सा होगा? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शीशे का सिक्का कौन से काल में प्रचलित था? अब सिक्के से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले सिक्के की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स उसको हम क्या बोलेंगे? नुमिस्मैटिक्स। नुमिस्मैटिक्स। शीशे की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? नुमिस्मैटिक्स बोलते हैं। अब सबसे पहले कौन सा सिक्का प्रचलित हुआ था? वो है मिट्टी का सिक्का। मिट्टी का सिक्का जिसका नाम क्या है? टेराकोटा। टेराकोटा। मिट्टी के सिक्के को हम लोग क्या बोलते हैं? टेराकोटा। और ये कब प्रचलित था? ये सिंधु सभ्यता के दौरान प्रचलित था। स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम क्या बोलते हैं? नुमिस्मैटिक्स। मिट्टी के सिक्के को हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा। और ये कौन से काल में प्रचलित था? ये सिंधु सभ्यता के दौरान प्रचलित था। उसके बाद जो है हमारे पास था धातु का सिक्का। धातु का सिक्का। धातु के सिक्के को हम बोलते थे आहत। आहत या फिर एक और नाम था पंचमारक। आहत या फिर पंचमारक।
और ये कब प्रचलित था? ये मौर्य काल के दौरान प्रचलित था। धातु के सिक्के को हम क्या बोलते हैं? आहत या फिर पंचमारक। और ये कब प्रचलित था? मौर्य काल के दौरान प्रचलित था। उसके बाद धातु के सिक्के के बाद आया था हमारे पास शीशे का सिक्का। शीशे का सिक्का जो कब कौन से वंश के दौरान आया था? वो था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के दौरान जो है शीशे का सिक्का आया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का, और चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था? प्रण बोला जाता था। प्रण। और ये कौन से काल के दौरान प्रचलित था? ये भी जो है मौर्य काल या फिर गुप्त काल, दोनों ही काल के दौरान प्रचलित था। उसके बाद है सोने का सिक्का। सोने का सिक्का जो बहुत बार पूछा गया है, ये कुषाण वंश के दौरान प्रचलित था। कुषाण वंश के दौरान जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार फाहियान को कहा जाता है। कुछ एक यात्री थे, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले था फाहियान, और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था, और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फुओकी। फुओकी। उसके बाद जो है इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या था? मोरक्को का यात्री था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, म से मोरक्को और मैं से मोहम्मद बिन तुगलक। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हवेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और ये जो है हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में आया था, और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है? सीयूकी। सीयूकी। अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का रहने वाला था, फारस यात्री था, और ये जो है कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? सुत्त पिटक को। बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें सबसे प्रचलित हैं, जिनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें हैं जिनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। और ये जो 3 पुस्तकें हैं, इनमें सबसे पहले है सूत पिटक। सूत पिटक। दूसरी पुस्तक हमारे पास क्या है? विनय पिटक। और थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? अधीम पिटक। अधीम पिटक। इसमें जो है सूत पिटक जो है वो सबसे बड़ी है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सबसे छोटी कौन सी है? विनय पिटक है। इसमें जो है बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। और थर्ड हमारे पास क्या है? अधीम पिटक है। इसमें महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे उनकी चर्चा है। तो त्रिपिटक में कितनी पुस्तकें हैं? 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक। और इनमें से जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा गया है? सूत पिटक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इनमें से कौन सी पुस्तक आरण्यक नहीं है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरण्यक होता क्या है। आरण्यक जो है
वैसी पुस्तकें जो वनों या जंगलों के अंदर बैठकर लिखी जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आरण्यक बोलते हैं। जंगलों में लिखी जाने वाली पुस्तक, जंगलों में लिखी जाने वाली पुस्तक को हम क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। और अब इसमें जो है 4 पुस्तकें हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो सबसे पहले हमारे कितने वेद थे? 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और इन तीनों को मिलाकर वैद्यत्री भी कहते हैं। तीनों को मिलाकर हम इनको क्या बोलते हैं? वैद्यत्री। यानी कि 3 वेदों का जो समूह है उनको क्या बोला जाता है? वैद्यत्री बोला जाता है। और जो अथर्ववेद है वो सबसे लास्ट में लिखा गया है, सबसे बाद में लिखा गया है, इसीलिए वो वैद्यत्री के क्या है? बाहर है। और ये जो तीनों वेद हैं ये जो है आरण्यक हैं, और जो आरण्यक नहीं है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। ये बहुत बाद में लिखा गया है, तो ये आरण्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? हमारे पास जो है 2 महाकाव्य हैं, 2 हैं। एक क्या है? रामायण, और दूसरा क्या है? महाभारत। महाकाव्य का मतलब क्या होता है? बहुत महान पुस्तकें, उनको क्या बोलते हैं? महाकाव्य बोलते हैं। और वो हमारे पास कितनी हैं? 2 हैं। एक क्या है? रामायण, और दूसरी हमारे पास क्या है? महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभिलेख होते क्या हैं। अभिलेख यानी कि अभिलेख किसी पत्थर पर गोद कर लिखना, पत्थर पर गोद कर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। पत्थर पर गोद कर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। और अभिलेखों में भी जो है एक होता है शिलालेख। शिलालेख अगर हम छोटे पत्थरों पर लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? शिलालेख बोलेंगे। और अगर हम स्तंभ के समान ऊंचे यानी कि खंबे के समान ऊंचे अगर किसी चीज़ पर हम लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख बोलते हैं। तो अभिलेख क्या होता है? पत्थर पर गोद कर लिखना क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। और अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? शिलालेख और स्तंभलेख। शिलालेख क्या है? छोटे पत्थर पर लिखना। और स्तंभलेख क्या है? स्तंभ के समान किसी आकृति पर लिखना क्या कहलाता है? स्तंभलेख कहलाता है। इसमें एक और क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ अभिलेख यानी कि अभिलेख की स्टडी। अभिलेख की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी। अभिलेख की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। और जो सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा है वो किसने शुरू की थी? डेरियस ने। ईरान का एक शासक था डेरियस, उसने सबसे पहले जो है अभिलेख लिखने की शुरुआत की थी। और भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसने लिखे हैं? अशोक ने लिखे हैं। सम्राट अशोक ने जो है भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे हैं। अशोक के कितने अभिलेख हैं? 14 अभिलेख हैं। कितने अभिलेख हैं? 14 अभिलेख हैं। और इन्हीं में से जो कुछ एक अभिलेख हैं, सबसे पहले क्या है इसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। और इसमें जो है कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध की चर्चा है। जब जो है अशोक ने कलिंग को जीता था तो उस पर जो है हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा गया है। और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। क्यों? क्योंकि कलिंग भी कहाँ है? उड़ीसा। और हम बोल सकते हैं कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग था।
जूनागढ़ अभिलेख, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख ये कहाँ है? गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इसमें जो है सुदर्शन झील की चर्चा है, सुदर्शन झील की चर्चा है। इलाहाबाद, नाम से ही पता आपको इलाहाबाद कहाँ होगा? यूपी में होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वैदिक काल में टैक्स को क्या बोला जाता था? जो हमारा सिंधु सभ्यता के बाद का काल था, यानी कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो काल है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर वैदिक काल में जो है भूमि पर एक टैक्स लगाया जाता था, और उस टैक्स को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। वैदिक काल में टैक्स को क्या कहा गया? बलि कहा गया था। अगन्या, वैदिक काल में गाय को अगन्या के नाम से जाना जाता था। गाय को किसके नाम से जाना जाता था? अगन्या के नाम से। और इसी के अंदर जो है हमारे पास क्या है आगे, ये वितस्ता, झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। और जो बिपास है, ये व्यास नदी का पुराना नाम। वैदिक काल में गाय को क्या बोला जाता था? अगन्या। और जो भूमि के ऊपर टैक्स लगता था उसको हम क्या बोलते थे? बलि। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। और व्यास नदी का पुराना नाम क्या था? बिपास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, महावीर स्वामी के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। महावीर स्वामी के द्वारा जो है 3 पुस्तक लिखी गई थी। महावीर स्वामी के द्वारा जो है 3 पुस्तक लिखी गई थी। उनमें से क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। यानी कि व्यक्ति के पास जो है प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और एक अच्छा आचरण भी होना चाहिए। और इसमें शामिल क्या नहीं था? सम्यक दृष्टि जो है इसके 3 रत्न के अंदर शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म की भाषा थी। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। बौद्ध धर्म की सारी पुस्तकें किसके अंदर लिखी गई हैं? पाली के अंदर लिखी गई हैं। और अगर पूछे कि जैन धर्म की भाषा क्या थी, तो वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी। तुर्की भाषा जो है वो मुगल काल की भाषा थी। मुगल काल में सबसे प्रचलित भाषा कौन सी थी? तुर्की थी। और बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपद होते क्या हैं? अगर हम देखें, महा प्लस जन प्लस पद। महा मतलब बहुत बड़ा, जन मतलब लोग और पद मतलब समूह। बहुत ज़्यादा लोगों का जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं? महाजनपद बोलते हैं। मौर्य काल से पहले क्या था, जो हमारा इतिहास है उसमें अब जैसे हमारे गांव हैं वैसे ही पहले क्या होते थे? जनपद होते थे। जनपद होते थे। अगर थोड़े लोग रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते थे? जन। और अगर लोगों का बहुत बड़ा समूह रह रहा था उसको हम क्या बोलते थे? जनपद। और उससे भी ज़्यादा अगर बड़ा था तो उसको हम क्या बोलते थे? महाजनपद के नाम से जानते थे। यानी कि बहुत सारे गांवों का एक समूह, उसको हम क्या बोलते थे? महाजनपद कहा जाता था। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। कितने महाजनपद थे? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? जो 16 के 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी, उनमें से कुछ एक की राजधानी हमें याद रखनी है, जिनमें से गांधार। गांधार कहाँ है? इनमें से मैं आपको, ये यहाँ पे क्या था? गांधार। पाकिस्तान के अंदर क्या था? गांधार। और उस समय सबसे प्रचलित क्या था? तक्षशिला। पाकिस्तान में सबसे प्रचलित जगह क्या थी? तक्षशिला। तो गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला थी। 3 जनपद जो है वो 3 से 4 महाजनपद जो हैं वो बिहार के अंदर थे। इनमें से एक क्या था? वज्जी। एक क्या था? वज्जी। और वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली।
वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। जिनमें से जो है जहाँ पर बौद्ध धर्म की दूसरी संगति भी हुई थी। और एक क्या था सबसे फेमस, जो मगध महाजनपद था, मगध महाजनपद था। और मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और यहीं पर एक फेमस महाजनपद था जिसका नाम क्या था? अंग। और उसकी राजधानी हमारे पास क्या थी? चंपा। तो इसमें गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? एशिया कॉन्टिनेंट की चमक किसको कहा जाता था? महात्मा बुद्ध को कहा जाता था। दयानंद सरस्वती का एक बहुत फेमस नारा था, वो क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? महात्मा बुद्ध को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके नाम से जाना जाता था? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वेदांग कितने हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेदांग होते क्या हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। और मैं बोल सकती हूँ वेदांग किससे रिलेटेड है? वेद से। अगर हमें वेदों को भली भांति समझना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वो होंगे वेदांग। और वेदांग हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। आप 6 के 6 वेदांग एक बार देख लीजिए। वेदांग कितने हैं? 6। सबसे पहले हमारे पास क्या है? व्याकरण। क्या होना चाहिए? किसी भी वेद को समझने के लिए हमें सबसे पहला क्या समझ में आना चाहिए? व्याकरण। दूसरा ज्योतिष। थर्ड निरुक्त। फोर्थ क्या है? शिक्षा होनी चाहिए। फिफ्थ क्या है? कल्प। और छठा हमारे पास क्या है? छंद। तो कितने हैं हमारे पास वेदांग? 6 हैं। और जब इन 6 की हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम क्या है? वेदों को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वो है अभिलेख लिखने का अध्ययन क्या कहलाता है? ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। अभिलेख लिखने की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स अभी बताया था, स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी क्या होता है? चंद्रमा की स्टडी, चंद्रमा की स्टडी। और कॉस्मोलॉजी क्या होता है? ब्रह्मांड की स्टडी, ब्रह्मांड की स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस स्थान पर पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? सिंधु सभ्यता के दौरान कोल्डी हवा में मिला था। और कोल्डी हवा कहाँ है? यूपी में। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कोल्डी हवा के यूपी में मिले थे। अगर पूछे कि सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ मिले थे, खेती के या फिर कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे? वो मिले थे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों में। और ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। कई बार जो है इनको पाकिस्तान में भी मान लिया जाता है और अफ़गानिस्तान में भी। तो सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों के बीच मिले हैं। और सबसे पहले जो किसकी खेती की गई थी? वो की गई थी जौ व गेहूँ की। सबसे पहले किसकी खेती की गई थी? जौ व गेहूँ की खेती की गई थी। और कब की गई थी? 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। तो चावल का साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? कोल्डी हवा में। और कोल्डी हवा कहाँ है? यूपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो है आपके लिए
होमवर्क है और इसको जो है इसका जो है आपने कमेंट में रिप्लाई करना है। अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया कौन से काल में शुरू की गई थी, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है कमेंट में लिख के बताना है कि सबसे पहले कब शुरू की गई थी, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सबसे पहले कब शुरू की गई थी। सो मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।